हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो फ्रेंड्स, ये बिहार दरोगा का ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी का आज ही एक नया बुक आया है जो कि प्रैक्टिस सेट है आपका, और इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। 17 सितंबर को आप सभी का बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम को देखते हुए इस प्रैक्टिस सेट के लिए हम टारगेट रखे हैं मात्र 10 दिन का। 10 दिन का प्रैक्टिस सेट का ये टारगेट है, इसे ख़त्म करना है 10 दिन में और कोशिश करना है कि 10 दिन के अंदर ही इसे हम कंप्लीट कर दे। और साथ में जो है आपका इसमें नोट भी एक दिया गया है। स्टार्टिंग से इस कुछ पेज में आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट्स बना के दिया गया है जो ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करना एक बार। तो उसे हम एक अलग मास्टर वीडियो करके अपलोड कर देंगे जैसे ही सेट समाप्त हो जाएगा। और ये वीडियो बुक कंप्लीट होने के बाद सारे सेट का हम मास्टर वीडियो भी आप सभी को अपलोड कर देंगे। और ये जो पहला सेट आप आज देखने वाले हैं, पहला सेट आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल आपका STFSO का एग्जाम जिस पैटर्न से हुआ था बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए सेट नंबर 1 का हम पहला प्रश्न देखते हैं जो कि व्याकरण का है। दीपक दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। तो दीपक दौड़ रहा है, इसमें वाक्य में जो क्रिया है वो अकर्मक क्रिया है। क्या है? अकर्मक क्रिया है। आप पूछेंगे कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि अकर्मक क्रिया जो होता है इसमें कर्म नहीं होता है, इसमें कर्म नहीं होता है और क्रिया का प्रभाव स्वयं जो करता है उसी पर ही पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए कि हम खाना खा रहे हैं, तो हम खाना खा रहे हैं तो मेरा जो काम है खाना खाने का वो एक काम है, लेकिन किसके लिए? खुद के लिए कर रहे हैं, खुद पे इसका असर पड़ रहा है यानी कर्ता पे है। ठीक है, मोहन सोता है और कोई सो रहा है तो सोने का कार्य कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है, तो मोहन अपने लिए सोता है ना, है ना। तो यहाँ पे खुद का कर्ता पे असर पड़ रहा है तो अकर्मक हो जाएगा। सकर्मक इसका जस्ट अपोजिट होगा। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है जिसमें कार्य का प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति पर पड़ता है। जैसे राधा बिस्किट खाती है, राधा बिस्किट खा रही है, इस तरीके से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय यानी रुपया में किनके द्वारा 62 रुपया अनुमानित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, VKRV राव। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले प्रति व्यक्ति जो राष्ट्रीय आय था वो VKRV राव के द्वारा 1931 से 1932 में 62 रुपया अनुमानित किया गया था। और बात करते हैं दादा भाई नौरोजी का, तो इन्होंने 1868 में, दादा भाई नौरोजी जो हैं इन्होंने 1868 में 20 रुपया प्रति व्यक्ति इनकम बताया था, 20 रुपया। वहीं आपका मेजर इनका नाम है मेजर एल्विन बोरिंग और डेविड बेलकर, दोनों का अगर देखा जाए तो इनके बारे में इन्होंने 1882 में मेजर एल्विन बोरिंग और डेविड बेलकर 1882 में इन्होंने 27 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताया था। ठीक है, वहीं विलियम डिग्वी की बात करें, विलियम डिग्वी का, तो विलियम डिग्वी जो है 1899 में 18 रुपया प्रति व्यक्ति इनकम बताए थे, 18 रुपया प्रति व्यक्ति। नेक्स्ट है बार्डिया तथा जोशी। बार्डिया तथा जोशी की बात करें तो ये 1913 से 14 में इन्होंने जो है 44 रुपया 30 पैसा प्रति व्यक्ति इनकम बताया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें से सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, चार मीनार का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ था? तो चार मीनार का जो निर्माण कार्य है वो 1591 से 92 में पूरा हुआ था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था और यह मूसी नदी के तट पर स्थित है, मूसी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 17 से विभाज्य है? आंसर आपका 53 हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें 1000 और 100 के बीच में पूछा है ना, तो 100 में आपको 1 रुपया जोड़ना है और 1000 में 1 रुपया माइनस करना है, 1 रुपया माइनस करना है। दोनों को क्या करना है? 17 से डिवाइड करना है। 17 के डिवाइड करेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले 1000 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 999 होगा, और 100 में से 1 माइनस कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 99। और दोनों को जब डिवाइड कीजिएगा 17 से, तो 17 से डिवाइड करने के बाद आपका आंसर निकल के आएगा 5। उसमें से 58 में से 5 को आपको माइनस करना है, आंसर निकल के 53 आ जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में किस रॉकेट के द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 3 को LVM3M4 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, LVM3M4 के द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। ठीक है,
कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग किया है और इसका 3 मॉड्यूल था। चंद्रयान 3 का 3 मॉड्यूल था, प्रोपल्शंस था, लैंडर था और रोवर था। ठीक है, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया था। और पी वीर मथुबेल चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से जो है इसे लॉन्च किया गया था। अगला है एकता सैन्य अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत तथा मालदीव। एकता सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा मालदीव के मध्य हुआ और इस नौसेना अभ्यास का आयोजन मालदीव में किया गया था। कहाँ पे? मालदीव में। बात करते हैं भारत और अमेरिका का। तो भारत और अमेरिका के बीच जो हुआ है भारत और अमेरिका के बीच कौन सा अभ्यास हुआ है? तो भारत और अमेरिका और जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच याद रखिएगा मालाबार हुआ है। कौन हुआ है? मालाबार। उसके बाद जिमैक्स जो होता है आपका किसके बीच? भारत और जापान के बीच जिमैक्स होता है, भारत और जापान के बीच, है ना। भारत और यूएई के बीच पूछे तो भारत और यूएई के बीच जायद तलवार होता है। एक्वेरिन किसके बीच है? भारत और मालदीव के बीच एक्वेरिन है ना, भारत और मालदीव के बीच, याद रखिएगा। और इसका भारत और मालदीव एकता सैन्य अभ्यास भी है। आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्वेश्चन दिया है कि एक अर्धपरागीय झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले बिलियन से कम सांद्रता वाले बिलियन की ओर अणुओं की गति करने की क्रिया को प्रासरण कहा जाता है। प्रासरण को इंग्लिश में ऑस्मोसिस कहते हैं। उसके बाद ये कथन जो है आपका, यह कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, विलय के अणुओं का उनके कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना विसरण कहलाता है, यानी डिफ्यूजन कहलाता है। ये भी कथन गलत है, यानी कि ना तो इसमें एक सही है ना ही 2 सही है, इसमें कोई भी सही नहीं है। अगर हम बात करते हैं प्रासरण का यानी कि ऑस्मोसिस का, तो ऑस्मोसिस किसे कहते हैं हम आपको बता दें। ऑस्मोसिस जो होता है जब 2 विभिन्न सांद्रता वाले बिलियनों को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग कर दिया जाता है। जब 2 विभिन्न सांद्रता वाले बिलियनों को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर दिया जाता है तो कम सांद्रता वाले बिलियन से अधिक सांद्रता वाले बिलियन की ओर पानी अथवा विलायक के अणुओं की गति करने की क्रिया को हम लोग प्रासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रासरण कहते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं डिफ्यूजन का यानी विसरण का, तो विसरण किसे कहते हैं? विसरण कहा जाता है जैसे गैस, द्रव तथा विलयों आदि पदार्थ के स्वतंत्र अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करने को जो किन्हीं आंतरिक अथवा बाह्य बलों के कारण होती है उसे हम लोग विसरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है सर्कोप्लाज्म। क्या है? सर्कोप्लाज्म नामक तरल उत्तक पाया जाता है। तो सर्कोप्लाज्म नामक उत्तक जो है ये पाया जाता है पेशी उत्तक में। किसमें पाया जाता है? पेशी उत्तक में पाया जाता है। सर्कोप्लाज्म नामक तरल पदार्थ पेशी उत्तक में पाया जाता है। पेशी उत्तक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है आरेखित को ही अनैक्षिक पेशी भी बोलते हैं। एक होता है रेखित जिसको हम लोग ऐच्छिक पेशी बोलते हैं और तीसरा होता है हृदय पेशी। क्या होता है? हृदय पेशी। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? आंसर हो जाएगा A.G. टेंसले ने। A.G. टेंसले ने सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया था। और पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना जैविक एवं अजैविक घटकों से होती है। यह एक खुला तंत्र होता है। वहीं आपसे पूछा जाए कि ओकियोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था 1869 में। अर्नेस्ट हैकल ने, है ना। इकोलॉजी अगर पूछा जाए, जिसे इकोलॉजी कहते हैं हम लोग, इकोलॉजी कहते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी IPCC का मुख्यालय अवस्थित है। तो इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। कहाँ पे है? जिनेवा में। IPCC का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, इसे 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO जो है WMO
और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको UNEP बोलते हैं, के द्वारा एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। इसमें 195 सदस्य जो हैं वो भारत सहित हैं, 195 सदस्य देश इसमें सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक तनु HCl से अभिक्रिया न होने से हाइड्रोजन नहीं बनाएगा। तो निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक तनु HCl से अभिक्रिया न होने से हाइड्रोजन नहीं बनाएगा। तो वो हो जाएगा आपका Hg, जिसको पारा बोलते हैं। Hg तनु HCl से अभिक्रिया न होने पर हाइड्रोजन नहीं बनाएगा, क्योंकि अभिक्रियाशीलता समूह में जो पारा का स्थान है वो अन्य सभी क्रियाशील धातुओं की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है। क्या होता है? कम क्रियाशील होता है। अगला प्रश्न क्या पूछा है, जो कि इंग्लिश का प्रश्न, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक्स स्पेस गिवन बिलो, यानी कि इसका मतलब ये है कि फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पे आपको भरना है कि क्या होगा। तो डैश आई अ किंग, आई वुड मेक माई पीपल हैप्पी। इसका मतलब हुआ यहाँ पे आपको भरना है कि क्या होगा, आई अ किंग, मैं राजा होता तो मैं अपनी प्रजा को सुखी रखता या फिर खुश रखता, जो भी आप बोल सकते हैं, सुखी बनाता, ऐसा होगा सेंटेंस। ठीक है, तो यदि, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि, और यदि के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। वेयर इसलिए यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि जो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सेंटेंस क्या है, अनकंडीशनल सेंटेंस है। यदि मैं होता, है ना, वो है नहीं, यदि मैं राजा होता तो करता ना, इसीलिए आपका यहाँ पे वेयर का यूज हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए जो अनकंडीशनल सेंटेंस के लिए जो स्ट्रक्चर का हम यूज करते हैं वो स्ट्रक्चर ऐसे होता है। सबसे पहले इसमें हम बेयर प्लस सब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है, सिंगुलर या प्लूरल कोई भी हो सकता है, तो ये आप लोग जानते ही हैं, तो यूज कर ही लेंगे। प्लस नाउन, प्लस क्या करेंगे हम लोग, नाउन का प्रयोग करेंगे। प्लस नाउन के बाद आपका आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड के साथ हम वर्ब वन का प्रयोग करेंगे और वर्ब वन में ऑब्जेक्ट लगेगा लास्ट में। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भारत में विदेशियों के आगमन का सही कालानुक्रम है। तो भारत में विदेशी के आगमन का सही कालक्रम आपको बताना है। तो भारत में विदेशी का आगमन जो हुआ था, तो सबसे पहले आर्य आए थे। कौन आए थे? आर्य आए थे। आर्य, फिर यूनानी, फिर शक आया था, फिर हुन, फिर तुर्क। ऑप्शन नंबर बी, आर्य, यूनानी, शक, हुन और तुर्क। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 122 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद के कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया। संसद की किसी कार्यवाही की विधि मान्यता की प्रक्रिया को किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, है ना। तो ऑप्शन 122 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि कैसे हो सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय की संख्या में वृद्धि जो है यह किया जा सकता है किसके द्वारा, तो संसद के अधिनियम के द्वारा। संसद के अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। दोस्तों, अनुच्छेद 124 जो है यह उपबंध करता है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा और उसमें एक मुख्य न्यायमूर्ति तथा 7 अन्य न्यायाधीश का उपबंध था। संसद को अधिकार है कि वह विधि द्वारा न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि कर सकती है। अगला है, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। तो ऑर्डर ऑफ नाइल प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? मिस्र के द्वारा। ग्रीस जो दिया है, ग्रीस भी दिया है, तो ग्रीस के द्वारा दिया गया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। फ्रांस के द्वारा, फ्रांस भी दिया है, फ्रांस ने दिया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है, और फिजी भी एक दिया है, फिजी जो दिया है वो है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। पापुआ न्यू गिनी कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू दिया है। और पलाऊ गणराज्य की बात करें तो एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ दिया है पलाऊ गणराज्य। मोदी जी को अब तक 15 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में किसे 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया। आंसर है दीपक धर को। दीपक धर 2023 का पद्म विभूषण नहीं दिया गया, बल्कि इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। पद्म भूषण इन्हें दिया गया था।
मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो नहीं सही है, ये पूछा गया है। तो दिया है कि फ्यूडम लैटिन शब्द है जिसका अर्थ फिफ या जागीर। तांग साम्राज्य कंबोडियन एवं अन्नाम में फैला हुआ था। मध्यकाल में थाईलैंड को सियाम नाम से जाना जाता था। कंपास होगा, ये मिस्टेक हो गया है। कंपास का आविष्कार चीन द्वारा किया गया। तो पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत है। तो आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर बी, तांग साम्राज्य कंबोडियन के अन्नाम में फैला हुआ था। ये आपका गलत है, कथन ये सही नहीं है। ए सी डी सही है, जबकि बी आपका गलत है, क्योंकि तांग साम्राज्य चीन से संबंधित है। किससे? चीन से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन गोल्जी काय का कार्य नहीं है? तो गोल्जी काय का कार्य नहीं है। गोल्जी काय स्पिंडल तंतुओं का निर्माण करता है, और यह कथन जो है आपका नहीं होगा, क्योंकि स्पिंडल तंतुओं का निर्माण क्या कह रहा है कि यह तंतुआं स्पिंडल तंतु का निर्माण करता है। यह कथन आपका कार्य नहीं है गोल्जी काय का, ये कथन सही नहीं है। स्पिंडल तंतु सेंट्रोसोम में जो होता है वो बेलना आकार का सूक्ष्म नालिकाओं से उत्पन्न होती है, जिन्हें सेंट्रियोल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेंट्रियोल्स कहते हैं। अगला है कि मादा जनन कोशिकाएं यानी अंडे कोशिकाएं बनाते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, अंडाशय में। मादा जनन कोशिकाएं बनाते हैं अंडाशय में। किसमें? अंडाशय में। और बात करते हैं, अंडाशय मादा गोनाड है, प्राथमिक महिला प्रजनन अंग है, और इन ग्रंथियों के 3 महत्वपूर्ण कार्य है। कार्य क्या है? तो वो हार्मोन स्रावित करते हैं, वो उन मादा अंडों की रक्षा करते हैं जो पैदा होते हैं, और तीसरा कि वो संभावित निषेचन के लिए अंडे जारी करता है। 21 नंबर प्रश्न है कि लोकपाल की चयन समिति में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं होता है? तो लोकपाल का जो चयन होता है, इसमें जो शामिल नहीं होता है वो राष्ट्रपति। लोकपाल चयन समिति में राष्ट्रपति शामिल नहीं होते हैं। हमारे देश में 1963 में पहली बार 1963 में लोकपाल का स्पष्ट अवधारणा सामने आया था, और इससे पहले के एम मुंशी ने 1960 में संसद में लोकपाल के मुद्दे को उठाया था। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर 9 मई 1968 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार में लोकपाल विधेयक पहली बार संसद में पेश हुआ, और यह विधेयक लोकसभा में पारित भी हो गया, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हुआ था। लेकिन भारत का लोकपाल विधेयक 17 दिसंबर 2013 को राज्यसभा में और 18 दिसंबर 2013 को लोकसभा में पारित हो गया, और राष्ट्रपति ने भी तत्काल इसको मंजूरी प्रदान कर दी। ठीक है। और इसके चयन समिति में जो शामिल होते हैं वो प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश, और कोई प्रतिष्ठित न्यायविद भी शामिल होते हैं। ठीक है। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1979 में किया गया था। 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन का संसद सदस्य बीपी मंडल जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया था। अगला है, मुंशिका राजवंश का शासन क्षेत्र था। तो मुंशिका राजवंश का शासन क्षेत्र था वो था आपका केरल। मुंशिका राजवंश का शासन उत्तरी केरल में था, और मुंशिक वंश पुस्तक की रचना अतुल ने 11वीं सदी में की थी। अतुल ने। अगला है कि एक संतुलित आहार निम्नलिखित में किस पहलू का ध्यान रखता है? पोषक तत्वों को सही अनुपात में शामिल करता है, सभी पोषक तत्वों के लिए RDA को पूरा करता है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूं, जो पोषक तत्वों को सही अनुपात में शामिल भी करता है, और सभी पोषक तत्वों के लिए RDA को पूरा करता है एक संतुलित आहार। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर आपका मैच करने वाला है। दिया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए, और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। डहेलिया की बात करें तो डहेलिया आपका पुलकित जड़ है। पान आपका आरोही जड़ है। अमरबेल का कैसा जड़ होता है? चूसन जड़ होता है अमरबेल का। और सलजम जो होता है, सलजम का ये जड़ होता है कुंभी रूपी जड़। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 इसमें आंसर आपका हो जाएगा 1 2 3 4।
एक मिनट, आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर सी में दिया हुआ है। 1 3 4 2, आंसर आपका सी में हो जाएगा, 1 3 4 2, है ना। अगला प्रश्न है, यदि नोवा विस्फोट के बाद तारे के अवशेष का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो तो क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? तो ये आपका बन जाएगा इसमें से श्वेत बामन। क्या बनेगा? श्वेत बामन। यदि नोवा विस्फोट के बाद तारों के अवशेष का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो तो श्वेत बामन बनता है। अगला 27 नंबर एक आपका मैथ का प्रश्न है। क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या 50% वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो आंसर तो आपका 125% होगा। अगर आप बनाते हैं इसे ट्रिक वाइज तो वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि 50% की बात किया है, ठीक है। तो अगर वृत्त का क्षेत्रफल में वृद्धि करेंगे तो 50% प्लस 50% प्लस यहाँ पे जितना वृद्धि करेंगे उतना एक्स्ट्रा ऐड भी करना होता है, आपको पता है। इसके लिए ट्रिक आपका, और इसमें क्या करना है, 50 को 50 से गुना करना है, 100 से डिवाइड करना है, आंसर आपका निकल के आएगा इसमें 125%। अगर वैसे मेथड से बनाएंगे तो काफ़ी लंबा मेथड जाएगा, है ना। रेशियो मेथड का भी आप लोग इसमें जो है उपयोग कर सकते हैं। रेशियो मेथड मैं आपको बता दूंगी, थोड़ा सा इजी होता है रेशियो मेथड से बनाना। मान लीजिए कि वृत्त की त्रिज्या में आपको वृद्धि करना है 50%। 50% को आप कैसे लिखेंगे? 1/2 लिखेंगे, ठीक है। तो त्रिज्या और नया त्रिज्या एक हो जाएगा, ओल्ड त्रिज्या आपका, एक ओल्ड हो जाएगा, एक न्यू हो जाएगा। तो ओल्ड आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओल्ड कितना हो जाएगा? 2। और नया वाला कितना बनेगा? दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 3 बन जाएगा, है ना, 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों का पहले स्क्वायर कर देना है, दोनों का स्क्वायर करना है। रेशियो मेथड में बीच में रेशियो डाल देंगे, 2 का स्क्वायर 4 और इसका 9 हो जाएगा। तो ये तो आपका बन के आ गया, जो त्रिज्या आपका बना। अब यहाँ पे पूछा गया कि वृद्धि प्रतिशत का, तो 9 - 4, है ना, 9 - 4/4, जितना से माइनस करेंगे उतना इसमें डिवाइड भी करेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से आपका गुना करेंगे, क्यों? परसेंट के लिए, और निकाल लेंगे, 125 निकल के आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा डिटेलिंग मुझे मैथ का नहीं हो पाता है क्योंकि मैथ मेरी उतनी अच्छी नहीं है, बस काम चलाने लायक है। इसलिए आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट मैथ बहुत अच्छा होगा तो आप लोग खुद समझ गए होंगे जैसे मैं बताई होंगी। बाकी अगर कुछ गलत हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह पे आ सकती है। तो यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है रीजनिंग का प्रश्न है, तो रीजनिंग के प्रश्न में आपका आंसर जो निकल के आएगा मैं ऐड करना है, तो एक का क्यू करना है। तो जब एक का आप क्यू करेंगे तो एक ही होगा, यानी 11 होगा। चलिए अब इसका देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 तो आपका दाहिने स्थान पे आ गया, और फिर 2 का ही क्यू करना है, तो 2 का क्यू कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, तो 28 हो गया। उसी तरीके यहाँ पे आपको 3 देंगे, इसमें देखिए क्या करना है, 3 तो लिखना है, फिर 3 का आप क्यू कीजिएगा तो क्या हो गया, 3 तिया 9 27। ऐसे ही आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे 4 पे आना है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 का हो गया। अब आपको 4 का करना है, तो 4 तो आप लिख दिए, अब 4 का क्यू कीजिए, 4 चौका 16, और 16 चौका कितना हो जाएगा आपका, 64 हो जाएगा, 16 चौका 64, यानी 464 हो गया। नेक्स्ट वाला यहाँ पे 464 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका 1 हो जाएगा, आंसर नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न देखिए। 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। साल्ट रेंज की अगर हम बात करें तो ये आपका ब्रह्मस्रोत पर्वत है, साल्ट रेंज। आल्प्स की बात करें तो वलित पर्वत है। प्यूजियामा जो है दोस्तों ये आपका ज्वालामुखी पर्वत है। और विंध्य की बात करें तो विंध्य जो है वो अपशिष्ट पर्वत है। विंध्य क्या है, अपशिष्ट पर्वत है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 1 2 3, देखिए किस में है, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा मूल भौतिक राशि है? तो मूल भौतिक राशि की अगर हम बात करें तो याद होगा कि कितने मूल भौतिक राशि होते हैं, तो आपके 7 मूल भौतिक राशि होते हैं। 7 होता है, जिसमें से कि आपका लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का मोल होता है, जानते होंगे। तो इसमें से 7 में से कौन सा आपका जो है भौतिक राशि है ये पूछा गया है, मतलब दिखाना है कौन कौन सा है इसमें। तो विद्युत धारा है, ताप है, पदार्थ की मात्रा है, ऑप्शन नंबर सी है। प्रस्रवित रंगों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये कपड़ों से धूलकण हटाकर उन्हें साफ करती है। इनका उपयोग बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है। ये कीड़ों को नष्ट करती है। समुद्र में गहराई की मापन में किया जाता है।
दोस्तों पराशरत रंग के बारे में जो आपका स्टेटमेंट दिया है ये सभी सही दिया है। ये कपड़ों से धूल हटाने में भी काम करती है पराशरत रंग। इसका उपयोग बीमारी के उपचार में भी करते हैं, कीड़ों को नष्ट भी करता है और समुद्र की गहराई भी मापते हैं पराशरत रंग से। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता करने के लिए चलाया गया? तो ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता के लिए चलाया गया था? तो तुर्की। भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त जो है वो भूकंप प्रभावित तुर्की की सहायता के लिए चलाया था। ठीक है, अगला देखते हैं। 22वां फीफा विश्व कप 2022 का उप विजेता कौन सा देश है? उप विजेता पूछा है, आप लोग विजेता नहीं कीजिएगा। तो 22वां फीफा कप 2022 का उप विजेता फ्रांस है। उप विजेता कौन है? फ्रांस है, ऑप्शन नंबर ए है ना। और आयोजन इसका कतर में हुआ था। शुभंकर इसका लाइव है और विजेता अर्जेंटीना है तीसरी बार अर्जेंटीना इसका जो है विजेता बना है। गोल्डन बूट का पुरस्कार किलियन एम्बाप्पे जो फ्रांस के हैं उन्हें दिया गया है। गोल्डन बॉल का पुरस्कार लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी को मिला है। और गोल्डन ग्लव्स एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया है। एमिलियानो मार्टिनेज को गोल्डन ग्लव्स का, और स्पॉन्सर इसका कौन है? बाइजूस है। ठीक है, 2026 वाला कहाँ होगा? तो अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में 2026 में 23वां फीफा होगा। चोलों की राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरैयूर था, जो डैश के मशहूर था। उरैयूर किसके लिए मशहूर था? तो उरैयूर जो है दोस्तों ये सूती कपड़ों के व्यापार के लिए। चोल की राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरैयूर था जो सूती कपड़े के लिए मशहूर था। धूम कोहरा निम्न में किसका मिश्रण है? तो धूम कोहरा की अगर हम बात करें तो सामान्य धूप कोहरा जो कि ठंडी नम जलवायु में होता है, धूम कोहरे एवं सल्फर डाइऑक्साइड का मिश्रण है। धूम कोहरा और सल्फर डाइऑक्साइड का मिश्रण है। उपयुक्त में सभी धूम कोहरा और सल्फर डाइऑक्साइड का मिश्रण है। रासायनिक रूप से यह एक अपचायक मिश्रण है और इसे अपचायक धूम कोहरा भी कहते हैं। अपचायक धूम कोहरा भी। अब है कि कंपनी द्वारा पारित अधिनियम, उनकी विशेषताओं को सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में हम बात करें तो ये जो आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। 74 में हुआ था, 73 रेगुलेटिंग एक्ट था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें जो है नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। ठीक है, उसके बाद चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 की बात करें तो ईसाई मिशनरियों को भारत धर्म प्रचार की अनुमति दी गई, तो सी का 3 हो गया। और चार्टर अधिनियम 1833, इसमें गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। तो आपका एक का दो का जो हो जाएगा 1 हो जाएगा और बाकी सभी सामने सामने सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार क्या है? संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए डैश सहमति की आवश्यकता है। तो राज्य की सीमा को बदलने के लिए जो सहमति है वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। राज्य की विधानसभा की, राज्य की और राज्य के मुख्यमंत्री की, किसी की नीड नहीं। इसमें से राज्य में किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए जो है अगर किसी संघ राज्य क्षेत्र की सीमा या फिर नाम आदि में परिवर्तन किया जाना है तो ऐसे विधायक किसी विधानमंडल या अन्य संस्था को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है। संसद अपनी इच्छा से ऐसा कदम उठा सकती है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ दारा सिको द्वारा रचित नहीं है? तो दारा सिको द्वारा रचित नहीं है दाराबनामा। क्या है? दाराबनाम। दाराबनामा जो है ये आपका दारा सिको द्वारा रचित नहीं है। दारा सिको ने उपनिषद का फारसी अनुवाद सिर्रे अकबर के नाम से किया था। और मज्म अल बहरीन दारा सिको की रचना है और इनका हिंदी अर्थ होता है 2 समुद्रों का मिलन। अगला प्रश्न आता है 39 नंबर, जो कि आपको फिर से मैच करना है। डेंगू बुखार का वाहक कौन सा वायरस है? तो एंडीस एजिप्टी हो जाएगा। एंडीस एजिप्टी। हाथी पांव का क्यूलेक्स फैटिगन्स हो जाएगा। क्यूलेक्स फैटिगन्स। और काला जर का हो जाएगा फ्लिप्टोमस। क्या है? फ्लिप्टोटोमस, ऑप्शन नंबर 1। और निंद्रा रोग का हो जाएगा ग्लोसिना। ठीक है, तो 2 4 1 3 देखिए 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर सी। क्वाटे मैदान निम्नलिखित में किस देश में स्थित है?
तो क्वाटो मैदान जो है जापान में है। क्वाटो तथा नोवी का मैदान जापान में है। क्वाटो मैदान ये जापान का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है जो होन्शु द्वीप के पूर्वी भाग में है। निम्न अक्षांश में से किसे अश्व अक्षांश कहा जाता है? तो अश्व अक्षांश 30 से 35 डिग्री को कहा जाता है। 30 से 35 डिग्री अक्षांश को अश्व अक्षांश कहते हैं। खनन एवं उत्खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया? तो आंसर है प्राथमिक क्षेत्र में। खनन एवं उत्खनन को अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है और इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन किया जाता है। जैसे आपका एग्जाम्पल में कृषि का संबंध क्षेत्र, वानिकी हो गया, मछली पालन हो गया, खनन उत्खनन हो गया। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्री बल के प्रभाव से होता है जो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो कृत्रिम रूप से टेक्नीशियम। क्या है? टेक्नीशियम। सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया तत्व टेक्नीशियम है। टेक्नीशियम रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक अगर एटॉमिक नंबर पूछे तो 43 होता है और यह एक चांदी ग्रे रंग के प्लेटिनम की तरह देखने वाला रेडियोधर्मी धातु है। निम्नलिखित में कौन द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बाउंड। रस्किन बाउंड की पुस्तक है द गोल्डन ईयर्स। ठीक है। उसके बाद अमिताभ कांत की अगर पुस्तक की बात किया जाए तो अमिताभ कांत की पुस्तक कौन सी इंपॉर्टेंट होगी? अमिताभ कांत की पुस्तक, देखिए अमिताभ घोष की पुस्तक याद रखिएगा। इनकी पुस्तक जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ अमिताभ घोष की, वो है आपका स्मोक एंड एसेस। स्मोक एंड एसेस जो है ये अमिताभ घोष की पुस्तक है, याद रखिएगा, स्मोक एंड एसेस। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं नीरज चौधरी की पुस्तक है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड। ठीक है। और सलमान रुश्दी की भी पुस्तक इम्पोर्टेंट है विक्ट्री सिटी, याद रखिएगा। भारत की अध्यक्षता में G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? आंसर है पुणे में। भारत की अध्यक्षता में G20 के शिक्षा मंत्री की बैठक का आयोजन पुणे में किया गया। G20 की बात करें दोस्तों तो स्थापना कब हुआ था? 1999 में G20 का स्थापना हुआ था और 2024 का G20 की अध्यक्षता ब्राजील करेगा, है ना, ब्राजील करेगा, याद रखिएगा। आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा बनने वाले के नाम किसे जाना जाता था? तो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां को राजा बनने वाले के नाम से जाना जाता था। ए और बी दोनों सही है, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां को। नागरिकता विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 2019 को। नागरिकता विधेयक को लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया और पारित भी कर दिया गया। इस विधेयक को राज्यसभा ने 11 दिसंबर 2019 को पारित किया और 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी। ठीक है। और ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधन हेतु लाया गया था। 1955 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? वह है अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय या फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्य बनन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या फिर उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति है। आर्टिकल 253। 249 में क्या है? तो 249 में दिया है कि यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्य के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। अगला है आर्टिकल 250। इसमें है कि राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद कानून बना सकती है। आपातकाल की स्थिति में
252 में है कि इसके अंतर्गत 2 या अधिक राज्यों के किसी उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति और तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधायन को अंगीकार करने का प्रावधान है। अगला है, गदर पार्टी ने भारत में विद्रोह के लिए कौन सी तारीख निश्चित की थी? तो गदर पार्टी ने पंजाब में सशस्त्र विद्रोह के लिए 21 फरवरी 1915 की तारीख निश्चित की थी। 21 फरवरी 1915 की तारीख। दुर्भाग्य से अधिकारियों को इन योजना का पता चल गया और उन्हें ये तत्काल कार्रवाई की। गदर पार्टी के अनेक नेताओं को जेल भी मिला, फांसी की सजा भी दी गई। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक त्रिक्षारकी अम्ल है? तो त्रिक्षारकी अम्ल इसमें से फास्फोरिक अम्ल है ना, फास्फोरिक अम्ल H3PO4 लिखा जा सकता है, जिसमें O जो है आपका O या आपका P इंटू OH3 आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, इसको त्रिक्षारीय बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 अम्लीय हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं त्रिक्षारकीय अम्ल। चलिए, यहाँ पे स्थानीय हवा दिया हुआ है और क्षेत्र दिया हुआ है, इसे आपको मिलाना है। तो बात करते हैं पैम्पेरो की। पैम्पेरो है, उसके बाद है बाइज, सीमुम है, यहाँ पे आपको मिलाना है। तो सीमुम की अगर हम बात करें तो सीमुम आपका अरब रेगिस्तान का है। कहाँ का? अरब रेगिस्तान का। बाइज की बात करें तो बाइज आपका हो जाएगा, बाइज जो है वो फंस गया। क्या हुआ? बॉयज जो है बुरी तरह फंस गया। बॉयज मतलब बॉय मतलब लड़का, बाइज जो है वो फंस गया, यानी फ्रांस। पैम्पेरो यानी कि पैम्पेरो मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आप पैम्पेरो, इसको ट्रिक याद कीजिएगा। पैम्पेरो, पैर परो किसका? टीना का। पैर परो टीना का, यानी कि अर्जेंटीना, है ना। पैर परो टीना का, तो अर्जेंटीना। उसके बाद एक और है यहाँ पे आपका नार्वेस्टर न्यूजीलैंड का है। नार्वेस्टर, नौ से नार्वेस्टर और नौ से न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक हो जाएगा, थोड़ा सा याद करने में अच्छा लगेगा इसीलिए। तो आंसर आपका इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सीम्यूम कहाँ का है? अरब रेगिस्तान का। बाइज फ्रांस का। पैम्पेरो अर्जेंटीना का। नार्वेस्टर न्यूजीलैंड का। चलिए, यहाँ एक मैथ का प्रश्न है, सॉल्व कर लेंगे, आंसर इसका बी हो जाएगा। यहाँ पे एक रीजनिंग का प्रश्न है जिसका आंसर ए दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र विद्यमान भूस्तरीय रचना वाला है? निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र विद्यमान भूस्तरीय रचना वाला है? तो वो है आपका कैमूर क्षेत्र विभिन्न भूस्तरीय रचना वाला है। बिहार की भूगार्गिक संरचना को 4 वर्ग में विभाजित किया गया है। 4 वर्ग क्या है? आर्कियन युग की रचना, विंध्यन समूह की रचना, टार्सियर संरचना और क्वाटरनरी संरचना, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लागत पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लागत पूंजी के संदर्भ में जो कथन सही है इसमें कि बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदकर विदेशों में बेचना, ये सत्य है। बंगाल से जो प्राप्त किया जाता था राजस्व, उससे भारतीय माल खरीदकर विदेश में बेचा जाता था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लागत पूंजी के संदर्भ में ये कथन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। 1 मिनट। तो 57 में आप मिलान कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे दिया है नियोपाइलिना जो है ये आपका कहाँ जाएगा? तो नियोपाइलिना जो है एनेलिडा और मोलस्का बीज के संयोजक की करी है। एनेलिडा और मोलस्का के बीज की योजक करी है नियोपाइलिना, तो इसका 2 हो जाएगा। युगलिना पादप एवं जंतु की बीज की योजक करी है, जो कि इसका 4 हो जाएगा। आर्कियोरिप्टक्स, ये जो है आपका आर्कियोरिप्टिक्स, ये आपका सरीसृप एवं स्तनधारी के बीज की योजक करी है, 1 हो जाएगा। और एक यहाँ पे लास्ट दिया हुआ है पेरीपेटस जो हो जाएगा, पेरीपेटस ये आर्थ्रोपोडा, क्या है? आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा के बीच की योजक करी है, 3। तो नियोप्लिना आपका हो जाएगा एनेलिडा और मोलस्का। युगलिना हो जाएगा पादप एवं जंतु। आर्कियोएप्टेरिक्स जो हो जाएगा ये सरीसृप, ये हो जाएगा आपका सरीसृप और स्तनधारी। और पेरीपेटस हो जाएगा आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा। तो 2 4 1 3 देखिए किसमें दिया हुआ है, 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। वृद्धि वलय बनती है सक्रियता के कारण। तो वृद्धि वलय बनती है सक्रियता के कारण अंतरंभीय एथा की,
याद रखिएगा, वृद्धि वलय अंतरंभीय एथा की सक्रियता के कारण बनती है। पौधे में रंभ के भीतर संवहन बंडल के मध्य बनने वाले कैम्बियम का अंतरंभीय एथा कहते हैं, जिसे कैम्बियम रिंग के नाम भी जाना जाता है। सॉरी, नाम से नहीं जाना जाता है, निर्माण होता है, कैम्बियम रिंग का निर्माण होता है, कैम्बियम रिंग का निर्माण होता है। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? देखिए, गिल्ड एज्ड बाजार जो देखिएगा ना, तो बहुत सारा जगह आपको सोने चांदी से संबंधित दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे दिया है सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। गिल्ड एज्ड बाजार सरकार की प्रतिभूतियों से संबंधित है ये। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किस राज्य में बिहान मेला का आयोजन किया जाता है? तो बिहान मेला आयोजन उड़ीसा में। कहाँ पे? बिहान मेला उड़ीसा में, है ना। उसके बाद बात करते हैं हम, बिहान मेला तो ये आपका उड़ीसा हो गया, उड़ीसा में होता है। और उड़ीसा के भुवनेश्वर में भी एक फेस्टिवल है, वो है जनजाति खेल महोत्सव, पहला जनजाति खेल महोत्सव, है ना। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, सरोगेसी तकनीकी से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका पद्मावती। क्या है? सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम है पद्मावती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन होम रूल लिंग आंदोलन से संबंधित रहे हैं? तो होम रूल लिंग आंदोलन से लोकमान्य तिलक संबंधित रहे हैं, एनी बेसेंट रहे हैं, और एस सुब्रमण्यम अय्यर भी रहे हैं। तीनों रहे हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों रहे हैं। किन दो पर्वत श्रेणी के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो कश्मीर घाटी बृहद हिमालय और पीर पंजाल के श्रेणी के मध्य है, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य है, ठीक है। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य कश्मीर की घाटी लाहौल स्पीति कुल्लू कांगड़ा घाटी अवस्थित है। और कश्मीर घाटी में हिमोड निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को करेवा कहते हैं, जो कि केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, करेवा। बेतवा नदी निकलती है, तो बेतवा नदी जो है ये इसका उद्गम स्थल विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है, विंध्य पर्वत श्रेणी से बेतवा नदी का उद्गम होता है। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा तथार्थ न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीश। नहीं, तथार्थ न्यायाधीश एक ही केवल सही है, एक सही है, दो गलत है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 127 के 1 के तहत यदि किसी समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीश की गणपूर्ति, जिसको कोरम बोलते हैं, प्राप्त न हो, तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से संबंधित उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए पात्र हो, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीश के रूप में नामित किया जाता है। अगला देखिए, क्वेश्चन क्या है कि एक विद्युत परिपथ के निम्नलिखित भाग पर विचार कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है 2 ओम, 4 ओम और 8 ओम। विद्युत परिपथ के दिए गए भाग में कुल विद्युत प्रतिरोध कितना है? तो इसमें जो कुल विद्युत प्रतिरोध है वो आपका कितना दिया हुआ है? तो इसमें दिया हुआ है 15/7। 15/7 इसका आंसर निकल के आएगा। न्यूमेरिकल काफ़ी लंबा जाएगा इसका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जुलाई 1952 में जेवी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया। पीसी घोष एवं टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। तो इसके बारे में कथन आपका केवल 2 सही है, केवल और केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल और केवल 2 सही है। 1951 में जेपी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की। पीसी घोष और टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी के सदस्य थे, ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं? तो एल्युमिनियम स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, जबकि सोना, सिल्वर, प्लेटिनम, तांबा सभी स्वतंत्र अवस्था में होता है। निम्न में कौन सा सही है? सही है ये पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका देखना है कि जल विलयन में घुलित ऑक्सीजन असीमित है, ये गलत। ठंडे जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 110 ppm है, ये भी गलत। वायु में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 2 लाख ppm है, ये सही हो जाएगा, ये सही है, सी आपका सही है, ठीक है। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है?
तो चित्रकूट प्रपात को। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। और नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका में सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत के ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है और शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है, याद रखिएगा। अगला है केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा यानी जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया। आंसर हो जाएगा 5.9%। जीडीपी का 5.9%। केंद्र सरकार द्वारा भारत का टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य 2025 तक का है, 2025 तक। 2030 तक याद रखिएगा, 2030 तक का लक्ष्य है 3 चीज़ों का। एक तो आपका 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य है, 280 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य है और भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन भी 2030 है। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में सजाइए। फ्रांस के संदर्भ में तो स्टेटस जनरल की बैठक 1789। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था 1804 में। उसके बाद लुई 16वां की हत्या 1792 से 93 के बीच हुई थी। ठीक है, और वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार, ये 1815 में। तो दोस्तों क्रम आपका 1789, फिर 1792 से 93, फिर 1804, फिर 1815, यानी सी होगा इसका आंसर। निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है। तो काली मिट्टी को स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है, काली मिट्टी को। और काली मिट्टी तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। ये भीगने पर ठोस चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर आकुंचित और दरार युक्त हो जाती है, इसीलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है। तो कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है कावेरी नदी घाटी, कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है। भारत में कोयले का विकास गोडाम्बना युगीन और टारसेरी युगीन शैल क्रम में हुआ है। आवश्यक वसा अम्ल के नाम की पहचान करें। आंसर हो जाएगा 77 का बी। 77 का बी हो जाएगा। एक तो लिनोलिक हो जाएगा, लिनोलिक। उसके बाद आपका हो जाएगा लिनोलिक के बाद हो जाएगा लिनोलेनिक, लिनोलिक और लिनोलेनिक, दोनों अलग अलग नाम है, इसे देखिएगा। उसके बाद एक आपका हो जाएगा एराकीडोनिक। ठीक है, ये 3 आपका हो जाएगा। 1 3 5 1 3 5 तीनों एक शीट में ही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब से प्रवृत्त हुई। तो क्रिमिनल प्रोसीजर्स कोड जो है 1973 कब प्रवृत्त हुई। तो ये प्रवृत्त हुई थी आपका, इसे प्रवृत्त किया गया था 1 अप्रैल 1974 को। कब? 1 अप्रैल 1974 को। और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में तो आया था, 1973 का है, ये याद रखिएगा। लेकिन जो मतलब लागू हुआ था 1 अप्रैल 1974 से, है ना। और राष्ट्रपति की मंजूरी इसको 25 जनवरी 1974 को मिल चुकी थी, 25 जनवरी को। इसमें 484 धाराएं और 2 अनुसूचियां हैं। भारत में राधाकृष्णन कमीशन की स्थापना किसके विकास हेतु हुई थी। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वविद्यालय शिक्षा। भारत में राधाकृष्णन कमीशन की स्थापना विश्वविद्यालय शिक्षा विकास हेतु हुआ था। और राधाकृष्णन आयोग 1948 में आया था। यह शैक्षणिक क्षेत्र से संबंधित है। कोविड-19 वायरस की संरचना में प्रोटरूडिंग नोक क्या है? प्रोटरूडिंग नोक यानी कि स्पाइकस शामिल होते हैं, जो निम्न में से किससे बने होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन से। स्पाइकस प्रोटीन से बने होते हैं। अगला है, सामाजिक बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र क्या है। तो सामाजिक बुद्धि लब्धि को मापने का जो फॉर्मूला होता है वो SA/CA × 100 होता है। ऑप्शन नंबर बी। नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में कौन सी सुविधाएं प्रदान करती है। तो नशा मुक्ति केंद्र जो है ये परामर्श,
यौगिक आसन, मेडिकल सहायता सभी प्राप्त करती है नशा मुक्ति केंद्र सभी को। चलिए 83 नंबर मैथ का प्रश्न है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर इसका ए निकल के आएगा 6 सेंटीमीटर। केपलर ने कितने नियमों का उल्लेख किया है? तो केपलर ने अब 3 नियम दिए हैं। कक्षाओं का नियम है, क्षेत्रफल का नियम है और आवर्तकालों का नियम है। याद रखिएगा, क्षेत्रफल का नियम, कक्षा का नियम और आवर्तकाल का नियम, तीनों जो है केपलर ने दिया है। बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव हैं, तो वो हो जाएंगे आपके जीवाणु। बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव हैं कौन? तो वो है जीवाणु। पृथ्वी के वातावरण के तापमान की समान हर्ष यानी कि अवनति दर कहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस गिरती है? तो 0 डिग्री सेल्सियस जो गिरती है ये आपका क्षोभ सीमा यानी कि ट्रोपोपॉज की ऊपरी सीमा पर, ट्रोपोपॉज की ऊपरी सीमा पर, क्षोभ सीमा जिसको बोलते हैं। भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक इसे जारी करता है, कौन जारी करता है? तो इसे जारी करता है फजाई। कौन जारी करता है? फजाई जारी करता है। बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल किस जिला में खोला गया? तो बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल जो है वो मुजफ्फरपुर जिला में खोला गया। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर जिला में खोला गया। क्या है कि कामराजार पतन, क्या है? कामराजार पतन किस भारतीय राज्य के तट के पास स्थित है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। कामराजार पतन तमिलनाडु राज्य में स्थित है और कामराजार एन्नौर बंदरगाह या फिर पतन को 2001 में उष्मीय कोयले की मांग का प्रबंध करने के लिए अधिकृत किया गया था और ये भारत का 12वां पतन है, 12वां। बिहार के किस जिले में चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है? तो बिहार के एक तो कैमूर और दूसरा रोहतास, कैमूर और रोहतास दोनों जिले में जो है वो चूना पत्थर की सर्वाधिक पाई जाती है। विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो विश्व का पूछा गया है, तो विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान है येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान। ये 1872 में इसकी स्थापना अमेरिकी कांग्रेस द्वारा हुई थी, अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही पदानुक्रम है? जीवित जीवों का, तो जीवित जीवों का जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति हो जाएगा। पहले जगत होगा, फिर संघ, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश, फिर प्रजाति हो जाएगा। निम्नलिखित में किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है अजय बंगा को। किसे? अजय बंगा को। और अजय बंगा जो है ये यूएसए के हैं और इसके विश्व बैंक का स्थापना 1944 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन है। कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी। निम्नलिखित में मिस्र वाक्य का चयन कीजिए। मिस्र वाक्य का चयन करना है, तो दिया है उसने अपना घर लूटा, गलत। सूरज उगने पर कुहासा फूट गया, उसके पास जो कुछ था वो खो गया। यही आपका क्या है? मिस्र वाक्य है। मिस्र वाक्य है, जो कुछ उसके पास था वो लूट गया। आगे प्रश्न है कि यदि कल से 2 दिन पहले, चलिए रीजनिंग का प्रश्न है, सॉल्व कर लेंगे। आंसर इसका हो जाएगा 95 का ए, गुरुवार। नेक्स्ट है ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। ट्रांसलेशन होगा चिल्ड्रेंस आर बीइंग टफ्ड, ये हो जाएगा चिल्ड्रेंस आर बीइंग टफ्ड, ऑप्शन नंबर ए, चिल्ड्रेंस आर बीइंग टफ्ड, है ना, बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 97 यरेवान की राजधानी, तो यरेवान की राजधानी, अर्मेनिया की राजधानी यरेवान है। अर्मेनिया की राजधानी क्या है? अर्मेनिया की राजधानी यरेवान है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। और न्याय पियाडो किसकी राजधानी है दोस्तों? म्यांमार की। जयवर्धन कोटे श्रीलंका की। तेहरान ईरान की। लेबनान की बेरूत है, ठीक है। यूक्रेन का कीव है। बंदी जीवन के लेखक कौन है? तो बंदी जीवन के लेखक कौन हो जाएंगे? बंदी जीवन के लेखक हैं सचिंद्र नाथ सन्याल। कौन है? सचिंद्र नाथ सन्याल की पुस्तक है बंदी जीवन, ठीक है। विलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो विलिंगटन ट्रॉफी का संबंध जो है ये आपका रोइंग से है। किससे? रोइंग से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। और नेक्स्ट 10 दिसंबर की बात करें तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाते हैं, ठीक है।
होप सो कि आज का सेट आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएंगे आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।